वंश आवास में हुए युद्ध के बाद मेघछाया नगर में समान स्थिति वाले दोनों वंश अलग अलग भाग्यों की ओर बढ़ चले। आर्य वंश का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उन्होंने जल्द ही इतनी शक्ति हासिल कर ली कि उन्हें मेघछाया नगर का सबसे प्रभुत्वशाली वंश घोषित किया जा सके। दूसरी ओर वर्मा वंश एक विशाल दुविधा में फंस गया, कोने में धकेल दिया गया। इसके पीछे एक कारण उनकी अर्थव्यवस्था का ठहराव था, लेकिन दूसरा अधिक महत्वपूर्ण कारण यह तथ्य था कि उनके मनोबल को भारी झटका लगा था। भुवनेश के पास सचमुच एक अच्छा बेटा था। यह वर्तमान में मेघछाया नगर के नगरवासियों के बीच आम समझ थी। उनमें से कोई भी इस तथ्य को याद नहीं करेगा कि सिर्फ 2 महीने पहले यह अच्छा बेटा अभी भी सार्वजनिक रूप से घोषित कचरा था और पूर्ण मजाक माना जाता था। नगर के छोटे वंश आर्यवंश के साथ बार बार लेन देन करने लगे, आर्यवंश के साथ रिश्तेदारी बनाने की आशा करते हुए। उनका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से पहले प्रसिद्ध कचरा और वर्तमान में प्रसिद्ध महान प्रतिभाशाली अथर्व था। बेशक शेन वंश इस प्रकार उनके मजाक का पात्र बन गया। शुरुआत में उन्होंने पहले ही अथर्व इस उत्कृष्ट संभावित दामाद पर दावा कर लिया था। फिर भी उन्होंने खुद अपना वचन तोड़ने और उसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया। कई लोग सोच रहे थे कि शिवांगी अब कैसा महसूस कर रही होगी। गुरु अग्नि अभी गए थे, लेकिन पाषाण भेड़िया संप्रदाय का एक और सदस्य आ पहुंचा। उसका नाम मयंक था। वह अपने साथ एक कानून प्रवर्तन दल लाया था। आक्रामक रूप से हर वंश से पूछताछ कर रहा था, जाहिर तौर पर किसी की तलाश में। जब अथर्व को पता चला, उसका हृदय हिल गया। क्या ऐसा हो सकता था कि ये लोग हर्ष की वजह से आए हों? बहुत जल्दी मयंक और उसका समूह आर्यवंश आवास पहुंच गया। पाषाण भेड़िया संप्रदाय निकटतम 1000 मील के भीतर अधिपति था। मयंक पाषाण भेड़िया संप्रदाय की ओर से यहां था, इसलिए चाहे कोई भी हो, सबको उसे पर्याप्त सम्मान देना होगा। नतीजतन आर्यवंश के उच्च पदस्थ सदस्य सब मुख्य सभा कक्ष में जमा हो गए इस विशेष दूत का स्वागत करने के लिए। अथर्व थोड़ा देर से पहुंचा और जब वह आर्या को साथ लेकर मुख्य सभा कक्ष में प्रवेश किया, वह पहले ही पूरी तरह भरा हुआ था। उसने उसे प्रणाम करने वाले सेवक की ओर सिर हिलाया, फिर चुपचाप आगे बढ़ा। उपस्थित लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति आर्यवंश का सदस्य नहीं था, और वह पूरी तरह सफेद कपड़ों में एक युवक था। वह लगभग 23 या 24 साल का लग रहा था और बहुत औसत दिखता था। फिर भी उससे एक बहुत शक्तिशाली आभा निकल रही थी, पूर्ण चरम आत्मविश्वास से भरी हुई। एकमात्र खामी यह तथ्य था कि इस आदमी के चेहरे पर मुस्कान बहुत अधिक झूठी थी, देखने वालों में घृणा जगाती हुई। उसके अलावा मुख्य सभा कक्ष के बाहर पूरी तरह काले कपड़ों में लोगों की एक पंक्ति भी खड़ी थी। वे सब तत्व संग्रह स्तर पर थे, लेकिन उनकी साधना स्तर बहुत ऊंची नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उनमें औसत साधना स्तर या तो दूसरी या तीसरी परत थी। उनमें से कोई भी चौथी परत में प्रवेश नहीं करता लग रहा था। चौथी परत और 7वीं परत हमेशा पार करने के लिए एक कठिन बाधा रहेंगी। यह सफेद कपड़ों वाला युवक जरूर मयंक होना चाहिए, अथर्व ने सोचा, एक बार फिर अपनी आंखें पूर्व वाले की ओर घुमाते हुए। उसकी साधना स्तर अपने साथियों से बहुत ऊंची थी, क्योंकि वह पहले ही तत्व संग्रह स्तर की 6ठी परत तक पहुंच चुका था। इस क्षेत्र के अंदर अपनी स्पष्ट रूप से युवा आयु के साथ वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली नाम का अधिकारी होगा। शिवांगी, चिराग और ऐसे तथाकथित प्रतिभाशालियों की शक्ति इस युवक की तुलना में कुछ भी नहीं थी। आर्यवंश के मुखिया, हाल के महीने के अंदर क्या आपके किसी वंश सदस्य ने संतुलन पर्वत के आसपास प्रवेश किया? मयंक ने पूछा। भुवनेश का हृदय धड़क उठा। वे स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह जानते थे कि अथर्व अभी अभी संतुलन पर्वत की अपनी यात्रा से लौटा था, लेकिन अब जब मयंक ने इतने संयोग से इसके बारे में पूछा, वे थोड़ा सतर्क कैसे न हो। हालांकि चाहे कैसे भी हो, वे मुखिया के पद पर कई वर्षों का अनुभव रख चुके हैं और इसलिए बेशक बहुत चतुर थे। उनका भाव जरा भी नहीं बदला, क्योंकि वे बोले, जहां तक मुझे पता है, मेरे किसी वंश सदस्य ने संतुलन पर्वत के आसपास प्रवेश नहीं किया।
सौभाग्य से अथर्व ने बहुत गुप्त रूप से दोनों बार छोड़ा और लौटा था। वंश के अन्य सदस्यों को सिर्फ इतना पता था कि अथर्व लगभग 1 महीने के लिए गायब रहा था, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि वह ठीक कहां गया था। क्या ऐसा है? मयंक ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह बस वहां बैठा आंखें बंद किए हुए गहराई से सोचता लग रहा था। भुवनेश स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे और जल्दी से किसी को एक लकड़ी का बक्सा पेश करने को कहा और बोले, युवा स्वामी मयंक की यात्रा जरूर कठिन रही होगी। कृपया आर्यवंश की इस छोटी सी ईमानदारी का प्रतीक स्वीकार करें। युवा स्वामी मयंक ने आखिरकार आंखें खोलीं और लकड़ी का बक्सा प्राप्त किया। उसने कोई विनम्रता का दिखावा नहीं किया और वास्तव में मौके पर ही उसे खोल दिया। अंदर सिर्फ कागज के कई मोटे टुकड़े पड़े थे, लेकिन जब मयंक ने सामग्री को पलटकर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। कागज के ये टुकड़े मौद्रिक नोट थे। हर टुकड़े का मूल्य 500 सिक्के था और कुल 4 टुकड़े थे जो 2000 सिक्कों के बराबर थे। यह सचमुच काफी बड़ी राशि थी। वह यहां एक मिशन पर आया था, फिर भी पहले से ही मौद्रिक उपहार मांगने का इरादा रखता था। जब वह पाषाण भेड़िया संप्रदाय से एक कानून प्रवर्तन दल लाया था, तो कौन उससे नहीं डरेगा और सम्मान करेगा? आखिरकार वह अब पाषाण भेड़िया संप्रदाय का प्रतिनिधि माना जाता था। उसने मेघछाया नगर के सभी छोटे वंशों का चक्कर लगाया था, आर्य और वर्मा वंशों को आखिर में छोड़ते हुए। जैसा अपेक्षित था, महान वंश ही होते हैं। वे हमेशा अपने उपहारों के साथ बहुत उदार होते थे। चूंकि वह पहले ही लाभ अपने हाथों में पा चुका था, वह स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। वह अचानक खड़ा हो गया और बोला, मैं हमारे 7वें बुजुर्ग के आदेश के अधीन हूं और वर्तमान में एक हत्यारे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको पता हो कि पिछले महीने के अंदर किसी ने संतुलन पर्वत के आसपास प्रवेश किया, आर्यवंश के मुखिया, कृपया मुझे सूचित करें। मैं इस नगर में कुछ और दिनों तक रुकूंगा। बेशक, भुवनेश ने उत्तर दिया। वे भी खड़े हो गए और बोले, मुझे आपको विदा करने दीजिए, युवा स्वामी मयंक। मयंक ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। खुद को शाहीदूत की भूमिका में रखते हुए दोनों हाथ पीछे रखे, बड़े कदम उठाते हुए, युवा स्वामी मयंक। और ठीक इसी क्षण किसी ने अचानक बात की। वह करण थे। मयंक ने भौहें सिकोड़ी, पीछे मुड़कर बोला, क्या बात है? मुझे अचानक याद आया कि वंश का एक सदस्य लगभग 1 महीने के लिए गायब रहा था। शायद वह संतुलन पर्वत गया हो। करण बोले। उनके होठों पर ठंडी मुस्कान खेल रही थी। ओह, वह कौन है? मयंक ने पूछा। इस व्यक्ति का नाम अथर्व है। वह हमारे मुखिया के बेटे हैं। करण मयंक के इसके बारे में पूछने का इंतजार कर रहे थे और इसलिए उनका जवाब तेज था। ऐसे शब्द सुनकर आर्यवंश के सभी सदस्य मन ही मन करण को कोसने लगे। इस तथ्य को छोड़कर कि अथर्व अब आर्यवंश के लिए आशा की किरण था और भविष्य में वंश के लिए एक मजबूत समर्थन स्तंभ। भले ही वह कचरा होता जो वह कभी था। जब तक उसका उपनाम आर्य है, तुम फिर भी एक बाहरी व्यक्ति को अपने खुद के वंश सदस्य को नुकसान पहुंचाने में मदद नहीं कर सकते। और वह इस तरह के स्वभाव के साथ मुखिया बनना चाहता था। अगर वह सफल हुआ तो आर्यवंश का भविष्य सचमुच धुंधला हो जाएगा। भुवनेश स्वाभाविक रूप से अपने हृदय में क्रोधित थे और पछतावा कर रहे थे कि उन्होंने वंश को साफ नहीं किया था। इस तथ्य के आधार पर कि वे सब एक ही आर्य उपनाम साझा करते हैं, वे निर्दयी नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि करण वास्तव में खुद इतने हृदयहीन होंगे। मयंक ने भुवनेश की ओर देखा और पूछा, आर्यवंश के मुखिया, क्या ऐसी कोई बात थी? भुवनेश का भाव अपरिवर्तित रहा क्योंकि वे बोले, मेरा बेटा थोड़ा 1 महीने से अधिक पहले प्रशिक्षण यात्रा पर गया था, लेकिन वह संतुलन पर्वत नहीं गया था। ओह, तो वह कहां गया था? मयंक ने आंखें सिकोड़ी। सप्त पवन पर्वत। अथर्व आगे बढ़ा। तो तुम अथर्व हो? मयंक ने अपनी दृष्टि अथर्व पर घुमाई। मैं अथर्व हूं। अथर्व ने सिर हिलाया। मयंक ने अथर्व को घूरा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव, जिससे सभी उपस्थितों को आने वाले तूफान की भविष्यवाणी करने वाली ठंडक महसूस हुई। हा 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 हा। वह अचानक हंसा।
आगे बढ़ा और अथर्व के कंधे थपथपाए, कहते हुए, इतने तनाव में मत रहो, हम सिर्फ थोड़ी पूछताछ करने आए हैं। मुझे अभी भी वर्मा वंशावास जाना है, लेकिन मैं मुलाकात के लिए लौटूंगा। मुझे लगता है कि हमारे पास बातचीत करने के लिए कई सामान्य विषय होंगे। यह युवक सचमुच बहुत स्वभाव वाला था। अथर्व हल्की मुस्कान मुस्कुराया और बोला, फिर मिलने की आशा है? आर्यवंश के मुखिया, आपको मुझे विदा करने की जरूरत नहीं। मयंक ने हाथ हिलाए और अपने काले कपड़ों वाले लोगों के समूह के साथ चला गया। जब उसकी आकृति दृष्टि से गायब हो गई, सभा कक्ष में मौजूद सभी लोगों ने आखिरकार वह सांस छोड़ दी जो वे रोक रहे थे। किसी तरह खुद को महसूस किए बिना उनके शरीर ठंडे पसीने की एक परत से ढक गए थे। यह इस बात का संकेत था कि इस युवक की उपस्थिति ने उन पर कितना दबाव डाला था। जहरीला सांप, सही है, एक जहरीला सांप। यह युवक ठीक एक जहरीले सांप जैसा था। कोई भी जो उसके साथ एक ही जगह साझा करे, पसीना बहाने की हद तक चिंतित हो जाएगा। आवाज से बाहर कदम रखने के बाद मयंक ने खुद से एक आवाज में कहा, जो सिर्फ वह खुद सुन सकता था, वह शैतान तत्व संग्रह स्तर पर है, और इसके अलावा वह सिर्फ 16 साल का है। एक छोटा सा मेघछाया नगर और वास्तव में 20 साल से कम आयु का एक मार्शल कला योद्धा तत्व संग्रह स्तर में प्रवेश कर गया। उसने या तो कोई दिव्य फल खाया या कोई गुप्त खजाना प्राप्त किया। मुझे जाकर पूछताछ करनी होगी। किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए वास्तव में उसके दुश्मन से पता लगाना सबसे तेज होगा, क्योंकि यह संभव था कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बारे में तुमसे अधिक जानता हो जितना तुम खुद के बारे में जानते हो। मयंक अपने लोगों को वर्मा वंश आवास ले गया और आधे घंटे बाद उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुईं। 2 महीने पहले वह शैतान अभी भी सार्वजनिक रूप से घोषित कचरा था, फिर भी अचानक वह फूट पड़ा। आर्यवंश से मिली खबर के अनुसार वह शैतान अतीत में सिर्फ कम प्रोफाइल बनाए हुए था, लेकिन चाहे वह कितना भी कम कुंजी क्यों न रहा हो, कैसे संभव था कि उसकी मंगेतर उससे सगाई अनुबंध तोड़ दे? हम मेघछाया नगर के लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, क्योंकि वे करीब से शामिल हैं। इस शैतान ने स्पष्ट रूप से किसी तरह का परम खजाना अपने हाथों में पा लिया है, और यही वजह है कि उसकी साधना इतने कम समय में इतनी आगे बढ़ गई है। वरना कैसे संभव होता कि पंचभूत अव्यवस्थित आत्मिक आधार वाले एक कचरे को अचानक अपनी साधना में ऐसा विस्फोट अनुभव हो कि वह तत्व संग्रह स्तर तक पहुंच जाए। और यह यहां तक कि इस बिंदु तक था कि 9वें बुजुर्ग भी इस शैतान द्वारा धोखा खा गए। यहां तक कि ऐसा कचरा भी शरीर शोधन स्तर की दूसरी परत से तत्व संग्रह स्तर तक सिर्फ 2 महीने के कम समय में पहुंच सकता था। तो अगर मैं इसका उपयोग करने में सफल रहा। मयंक की धड़कन अनियंत्रित और तेजी से बढ़ गई। उसे इस पीढ़ी के पाषाण भेड़िया संप्रदाय के अंदर एक प्रतिभाशाली अस्तित्व माना जाता था। उसी समय वह 7वें बुजुर्ग का शिष्य भी था और शक्ति के आधार पर पाषाण भेड़िया संप्रदाय के शीर्ष 3 शिष्यों में स्थान रखता था। संप्रदाय के अंदर के बुजुर्गों ने सबने उसके कंधों पर भारी आशाएं रखी थीं, क्योंकि उसके पास झरना स्तर में भेद पार करने की आशा थी। लेकिन अगर वह सामान्य दर से प्रगति करे तो वह कम से कम 20 साल बाद ही संभव होगा। एक बार जब मैं उस खजाने को अपने हाथों में पालूं, 3 वर्षों के अंदर नहीं, शायद 1 साल में भी मैं झरना स्तर में भेद पार करने में सक्षम हो जाऊंगा। आखिरकार मेरे पास पृथ्वी श्रेणी मध्यम स्तर का आत्मिक आधार है। मेरी जन्मजात प्रतिभा उस कचरे पर कौन जानता कितनी गुना भारी पड़ती है। हालांकि आर्यवंश की शक्ति भी कमजोर नहीं है। मैं आवेग में नहीं आ सकता, वरना अगर आर्यवंश को बेताब कार्रवाई के लिए मजबूर किया गया तो वे खजाने को नष्ट करने का चुनाव भी कर सकते हैं, बजाय मुझे सौंपने के। उस स्थिति में मैं तब वह खजाना प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं यहां बहुत अधिक शोर मचाता हूं तो यह संप्रदाय के मजबूत सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। तब मेरे पास वह खजाना पाने का कोई मौका नहीं होगा। अतिरिक्त रूप से उस शैतान का 9वें बुजुर्ग से कोई संबंध लगता है। हालांकि 9वें बुजुर्ग
और गुरु के बीच स्थिति में बड़ा अंतर है। अगर वह आगे आए तो मैं अभी भी खुलेआम उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता। इसलिए यह मामला सूक्ष्मता से किया जाना चाहिए। सही है, मेरा छोटे वे स्वामी विशांक से काफी अच्छा संबंध है। यह व्यक्ति विषयों के उपयोग में कुशल है और उसका उपनाम बिना छाया वाले जहरीले हाथ है। अगर मैं उसे मेरा हाथ देने को कहूं तो मैं निश्चित रूप से आसानी से अथर्व को नीचे गिरा सकूंगा। उसके हाथ से गुप्त खजाना सौंपने के लिए मजबूर करने के बाद मैं विशांक को फांसी दे दूंगा और सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा कि वह हर्ष का हत्यारा है। जहां तक आर्यवंश के अन्य सदस्यों की बात है, मैं उन्हें सिर्फ मामले में सब मार डालूंगा, किसी संभावित सूचना रिसाव से बचने के लिए। मैं तुरंत किसी को छोटे वे स्वामी को पत्र भेजने को कहूंगा। मैं यहां रहूंगा और उस शैतान से दोस्ती करने का दिखावा करूंगा, जबकि साथ ही उस गुप्त खजाने की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करूंगा। 1 महीने से कम और यह गुप्त खजाना मेरा हो जाएगा। मयंक के मेघछाया नगर आने के बाद वह घूमता रहा और हर कुछ दिनों में वह आर्यवंश आवास जाकर अथर्व के साथ पेय पीता और बातचीत करता, मानो वह पहली नजर में अथर्व से जुड़ गया हो। लेकिन दूसरी ओर वह आदमी अत्यंत लालची था और अन्य सभी छोटे वंशों से भेंट मांगने के बहाने ढूंढता रहता था। पाषाण भेड़िया संप्रदाय की शक्ति से डरे हुए, साथ ही उसके साथ लाए कानून प्रवर्तन दल से डरे हुए, वह हर बार सफल रहा। उसके पहली बार आने को लगभग 1 महीना हो गया था और मेघछाया नगर के सभी वंशों से गुस्से भरी शिकायतें आ रही थीं। वे इस रक्त चूसक को अपने नगर से भगाने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। फिर भी अथर्व ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। वह हर दिन साधना पर कड़ी मेहनत करता रहा, क्योंकि वह जल्द से जल्द तत्व संग्रह स्तर की पहली परत की शिखर अवधि तक पहुंचना चाहता था, ताकि उसके पास सप्त पवन पर्वत में प्रवेश करके भूनाग घास खोजने और सुरक्षित लौटने का पर्याप्त आश्वासन हो। कड़ी मेहनत के इस महीने के दौरान वह लगभग इस परत की शिखर अवधि तक पहुंच गया था। उसके पंचभूत मूल केंद्रक भी अपने परम रूप के करीब पहुंच रहे थे। घूर्णन की गति अब जरा भी नहीं बढ़ाई जा सकती थी, वरना वह तुरंत खून उल्टी कर देगा। हालांकि यह घूर्णन गति अभी भी पिछले जन्म की तुलना में बहुत तेज थी, क्योंकि 5 केंद्रकों ने पूर्ण संतुलन हासिल कर लिया था और इस प्रकार उसकी क्षमता काफी बड़ी मात्रा में बढ़ गई थी। उसने इस समय अवधि के अंदर कई अलग रसायन गोलियां भी बनाई थीं, जिसमें कुछ मध्यम स्तरीय मूल वापसी गोलियां, साथ ही कुछ विषहर गोलियां शामिल थीं। यह रक्त शल्क नागसर्प से निपटने के लिए तैयारी का काम था। उसने इन गोलियों के घटक स्वर्ग औषधि भवन से प्राप्त किए। बदले में उसने भुगतान के रूप में कुछ पूरी गोलियां सौंपी, जिससे गुरुवर शुक्ल अतुलनीय रूप से उत्साहित हो गए, क्योंकि ये गोलियां एक महागुरु द्वारा बनाई गई थीं और इसलिए बहुत अनुसंधान मूल्य रखती थीं। मेरा वर्तमान शक्ति स्तर तत्व संग्रह स्तर की 5वीं परत के सामान्य मार्शल कला योद्धा के बराबर है। अथर्व ने सोचा। उसके चेहरे पर प्रशंसा का भाव दिखाई दिया। अमर श्रेणी, आत्मिक आधार। अमर श्रेणी आत्मिक आधार ही है। मालिक ने समान साधना स्तर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ते समय पहले ही पूर्ण लाभप्रद स्थिति प्राप्त कर ली थी। हार का व्यावहारिक रूप से कोई मौका नहीं था। एक परत पूरी तरह साधना करने में 1 महीना लगना, यह मेरी अपेक्षा से बहुत धीमा है। हालांकि यह अभी भी आर्या से बहुत तेज है, फिर भी शरीर शोधन स्तर की तुलना में अमर श्रेणी आत्मिक आधार का प्राकृतिक लाभ बहुत कम हो गया है। अगर मैं रसायन गोलियां भी लूं तो दर अभी भी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, अथर्व ने सोचा। हालांकि मेघछाया नगर बहुत छोटा था, इसलिए ऐसी गोलियां जो तत्व संग्रह स्तर के मार्शल कला योद्धा को उसकी साधना दर तेज करने में मदद कर सकें, वहां बहुत कम बिकती थीं। यहां तक कि ऐसी गोलियों के घटक भी दुर्लभ थे। खट 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 दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। आर्या प्रवेश कर बोली, मयंक फिर आ गया है। अथर्व ने उपेक्षा भरी मुस्कान प्रकट की और बोला, वह जरूर सोच रहा होगा कि मैंने कोई गुप्त खजाना प्राप्त कर लिया है और यही वजह है कि मेरी साधना प्रगति इतनी तेज है।
उसने मुझसे कई बार जानकारी सूंघने की कोशिश की है। क्या मुझे उसे भेजने की जरूरत है? आर्या ने पूछा। वह तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत पर थी और इसके अलावा 9वीं परत की शिखर अवधि के करीब पहुंच रही थी। तत्व संग्रह स्तर की 4थी परत के मार्शल कला योद्धा से निपटना उसके हाथ पलटने जितना आसान होगा। जरूरत नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसका धैर्य पूरी तरह समाप्त होने के करीब है। उसके कार्ड टेबल पर रखने का समय लगभग आ गया है। अथर्व ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मयंक तत्व संग्रह स्तर की 4थी परत की शिखर अवधि पर था और यह उसकी खुद की युद्ध क्षमता का परीक्षण करने का अच्छा अवसर होगा। वह आर्या को साथ लेकर मुख्य सभा कक्ष की ओर चला। भुवनेश पहले ही मुख्य सभा कक्ष में बैठे हुए थे। कर्ण और उनका पौत्र भी मौजूद थे। हालांकि वे एक तरफ खड़े थे। उनके चेहरों पर बड़ी मुस्कानें। कौन जानता है कि वे किस तरह के जहरीले विचार मन में पाल रहे थे। कर्ण और उसके समूह को पूरी तरह निपटाने का लगभग समय आ गया है, अथर्व ने सोचा। हालांकि मयंक के अलावा पूरी तरह काले कपड़ों में एक और युवक भी था। वह एक जीवित मृत जैसा लग रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव नहीं था। भाई अथर्व, हम कुछ दिनों से नहीं मिले, कैसे हो? मयंक खड़ा हो गया। उसकी आंखें आर्या की सुंदर सुडौल आकृति के चारों ओर घूम रही थीं, कुछ गर्मी प्रकट करती हुई। इतनी असाधारण सुंदरी ने यहां तक कि उसके हृदय को भी धड़का दिया। उसने कसम खाई कि अथर्व को मारने और उसके पास मौजूद गुप्त खजाना प्राप्त करने के बाद वह निश्चित रूप से इस दुर्लभ स्त्री को अपने हाथों में पालेगा। अथर्व हल्की मुस्कान मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत अच्छा हूं। जब भुवनेश ने किसी को चाय परोसने का आदेश दिया, मयंक ने उत्साह से अथर्व को पाषाण भेड़िया संप्रदाय में मजे के लिए आने का निमंत्रण पेश किया। जैसे ही अथर्व ने चाय का प्याला उठाया और प्याले का ढक्कन उठाया, उसका भाव तुरंत थोड़ा बदल गया। प्याले में विष था। वह एक रसायनविद था और रसायनविद हमेशा विषों और जहरों की बहुत गहरी समझ रखते हैं, क्योंकि कुछ रसायन गोलियों के निर्माण में कुछ जहरीले घटकों की जरूरत होती है। आग से आग लड़ना, पाट। उसने एक हथेली लहराई और उसकी मूल शक्ति ने एक कंपन पैदा की, जिसने तुरंत भुवनेश द्वारा होठों तक उठाए गए चाय के प्याले को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके अंदर की चाय सभी दिशाओं में छलक पड़ी। हनेर। भुवनेश स्तब्ध रह गए। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा क्या कर रहा था। चाय में विष है, अथर्व ने कहा। क्या? भुवनेश की आंखों में एक गंभीर भाव कौंध गया। उनकी पहली प्रतिक्रिया अपने बेटे के निर्णय पर संदेह करने की नहीं थी, बल्कि कर्ण और उनके पौत्र की ओर अपनी क्रोध भरी निगाह घुमाने की थी। उपस्थित लोगों में सिर्फ वही था जिसके पास उनकी चाय में विष डालने का मकसद, साथ ही क्षमता थी। निश्चित रूप से कर्ण ही होंगे। कर्ण अचानक ऐसे उछल पड़े जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रखा गया हो और भुवनेश की ओर इशारा करते हुए वे बोले, भुवनेश, आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे आपको विष देने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं? वे अपनी चिंता नियंत्रित न कर सके क्योंकि पाषाण भेड़िया संप्रदाय के महान अतिथि मौजूद थे। पाषाण भेड़िया संप्रदाय के शिष्यों को विष देने का प्रयास करना कितना बड़ा अक्षम्य अपराध था। इस तरह का अपराध निश्चित रूप से उन्हें 100 बार मरवा देगा। अधिक महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सचमुच ऐसी कोई बात नहीं की थी। वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन भर कई साजिशें रची थीं और काफी बुरी बातें की थीं, लेकिन यह अभी भी पहली बार था जब उन्होंने किसी और द्वारा गलत आरोप लगाए जाने का अनुभव किया था। अपने क्रोध में यहां तक कि उनका चेहरा भी हरा पड़ गया था। भुवनेश स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उन्होंने खुद विष नहीं रखा था और मयंक का कोई कारण नहीं था, तो फिर सबसे बड़ा संदिग्ध सिर्फ कर्ण ही हो सकते थे। उन्होंने हुंकार भरी और बोले, कर्ण, क्योंकि हम दोनों आर्यवंश के सदस्य हैं, मैंने हमेशा तुम्हें सहन किया, लेकिन इस बार तुम बहुत आगे बढ़ गए। अगर मयंक यहां मर गया तो आर्यवंश के मुखिया होने के नाते वे जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे। ये वे नहीं हैं। अथर्व ने सिर हिलाया। वे नहीं? भुवनेश का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था
जबकि कर्ण के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अथर्व वास्तव में उनकी ओर से बोलेगा। अथर्व ने मुस्कान दी और बोला, कचरे की यह जोड़ी ऐसा विष बनाने में सक्षम नहीं होगी। यह कर्ण और अरुण क्रोधित हो गए। जिस कारण उन पर संदेह नहीं किया गया वह इसलिए था क्योंकि वे कचरा थे और ऐसा विष बनाने की क्षमता नहीं रखते थे। लेकिन पाषाण भेड़िया संप्रदाय के शिष्य को विष देने के प्रयास के अपराध में दोषी पाए जाने की तुलना में उन्होंने फिर भी चुप रहना चुना। तो फिर अपराधी कौन है? भुवनेश ने उलझन भरा भाव धारण किया। अथर्व ने मयंक की ओर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और बोला, भाई मयंक, क्या तुम खुद को स्पष्ट नहीं करना चाहते? क्या स्पष्ट करना? मयंक का चेहरा पूर्ण भ्रम से भरा हुआ था। भुवनेश के चेहरे पर धीरे धीरे हत्या का भाव प्रकट हो गया। अथर्व के शब्दों से यह विष वास्तव में मयंक द्वारा उनकी चाय में रखा गया था। लेकिन समस्या यह थी, मयंक को उनकी चाय में विष डालने का अवसर कब मिला था? उनकी चाय का पानी उनके खुद के कुएं से आया था। चाय की पत्तियां भी उनके खुद के आर्यवंश की थीं और जिसने चाय तैयार की वह भी उनके खुद के लोगों में से एक था। अगर यह वंश के बाहर दूसरों को पता चलता तो वे निश्चित रूप से हंसी से मर जाते। तुम किसी आदमी को उस तरह गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन चूंकि यह उनके बेटे के मुंह से आ रहा था, भुवनेश ने इसे पूर्ण रूप से विश्वास करने का चुनाव किया। यह पिता का बेटे पर विश्वास था। क्या यह तुम नहीं थे भाई मयंक जिन्होंने विष रखा? अथर्व ने पूछा। धक। मयंक ने अचानक मेज पर हाथ पटक दिया और अपनी सीट से खड़ा हो गया, गुस्से से कहते हुए, अथर्व, मैं तुम्हें दोस्त मानता हूं, फिर भी तुम मुझे इस तरह गलत ठहराते हो। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी चाय में विष डाला। मैंने ऐसी बात कैसे की? ये पानी, ये चाय की पत्तियां, जिस सेवक ने चाय तैयार की, सब तुम्हारे आर्यवंश के हैं। तो मुझे ऐसी बात करने का अवसर कब मिलेगा? अथर्व, तुमने वास्तव में पाषाण भेड़िया संप्रदाय के शिष्य की निंदा करने की हिम्मत की। यह निश्चित रूप से अक्षम्य है। कर्ण ने अवसर लेते हुए तुरंत आगे कूदकर चिल्लाया। मयंक की दृष्टि कर्ण पर मुड़ गई और वह बोला, मुख्य प्रबंधक आर्य, मुझे संदेह है कि पिता पुत्र की यह जोड़ी हमारे संप्रदाय के एक साथी शिष्य हर्ष की हत्या की है। क्या तुम उनकी गिरफ्तारी में मेरी सहायता करने को तैयार हो? कर्ण तुरंत बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, मैं युवा स्वामी मयंक के आदेश सुनने को तैयार हूं और पाषाण भेड़िया संप्रदाय की सेवा में रहूंगा। बहुत अच्छा, तुम भुवनेश को वश में करने के जिम्मेदार रहोगे जबकि मैं इस शैतान से निपटूंगा, मयंक ने कहा, जबकि काले कपड़ों वाले युवक की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। काले कपड़ों वाले युवक ने हल्का सिर हिलाया, अपनी आस्तीन में हाथ बढ़ाया और एक जेड की बोतल निकाली। उसने अचानक इस बोतल को फर्श पर फेंक दिया और एक पुट ध्वनि के साथ काला धुआं तुरंत हर जगह फैल गया। बहुत तेजी से मुख्य सभा कक्ष के सभी कोनों तक पहुंच गया। जहरीली गैस। किसी के याद दिलाने का इंतजार किए बिना सबने गैस अंदर लेने से बचने के लिए अपनी सांसें रोक लीं। यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था। हा 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 हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में इतने चतुर हो सकते हो। मयंक ने एक दुर्भावनापूर्ण भाव प्रकट किया। यह सच है, मैंने ही तुम्हारे कुएं के पानी में विष डाला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने सतर्क होगे। सौभाग्य से मैंने पहले ही योजना भी तैयार कर ली थी। मुझे तुम्हें किसी से परिचय कराने दो। यह मेरा अच्छा दोस्त विशांक है, जो छोटे विष स्वामी का उपनाम रखता है। यह मूल विखंडन चूर्ण है। एक बार जब तुम इसे अंदर लेते हो, यह तुम्हारे शरीरों के अंदर की मूल शक्ति को ठहराने का कारण बनेगा और तुम शक्तिहीन हो जाओगे। तुम्हारे पास खड़े रहने की शक्ति भी नहीं होगी। भुवनेश स्वाभाविक रूप से अपने हृदय में महान क्रोध महसूस कर रहे थे, लेकिन वे इस क्रोध को जोरदार क्रोध में भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि जिस क्षण वे मुंह खोलेंगे वे निश्चित रूप से यह मूल विखंडन चूर्ण अंदर ले लेंगे और वह अंत होगा। सबसे बुरी बात यह थी कि कर्ण वास्तव में अभी भी उनके व्यक्ति पर अपने हमले जारी रखे हुए थे, स्पष्ट रूप से उन्हें यहां रोकने का इरादा रखते हुए।
इस वृद्ध आदमी की मुखिया का पद लेने की इच्छा पहले ही उसकी सारी तार्किक प्रक्रियाओं पर हावी हो चुकी थी और वह इससे पागल हो चुका था। क्या वह सोचता था कि एक बार जब वह भुवनेश से छुटकारा पाले तो वह आखिरकार मुखिया की सीट ले सकेगा? हालांकि जिस तरह मयंक ने दिखाया था कि वह कितना निर्दयी हो सकता है, कैसे संभव था कि वह आर्य वंश के किसी सदस्य को जीवित छोड़ दे? वृद्ध मूर्ख। अथर्व ने अपनी आस्तीन से एक गोली की बोतल निकाली। उसने उसमें से एक औषधीय गोली निकाली जिसे उसने निगल लिया। फिर एक और निकाली, आर्या को फेंकते हुए। उसने एक और निकाली और भुवनेश से बोला, पिता, इस गोली में विष ठीक करने का प्रभाव है। यह आसानी से मूल विखंडन चूर्ण के जहरीले प्रभावों से निपट सकती है। आर्या ने स्वाभाविक रूप से प्राप्त गोली जल्दी निगल ली। भुवनेश ने कर्ण पर एक हथेली का हमला पटक दिया और युद्ध से अलग हो गए, दौड़ते हुए आए। मयंक ने उन्हें रोकने की कोई चाल नहीं चली। उनकी राय में अथर्व की औषधीय गोली बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं रखेगी। कारण यह था, हर ताले की अपनी चाबी होती है और हर विषहर स्वाभाविक रूप से सिर्फ एक विशिष्ट विष को ठीक कर सकता है। यह अतार्किक था कहना कि अथर्व के पास संयोग से हाथ में एक विषहर था जो मूल विखंडन चूर्ण के विष से निपट सके। वह ऐसी बात कैसे विश्वास कर सकता था? हाँ, तो उन्हें विश्वास करने दो कि यह गोली उनके विष को ठीक करने में सक्षम होगी। उस क्षण वे निश्चित रूप से मुंह खोलकर सांस लेंगे। इस प्रकार जहरीला मूल विखंडन चूर्ण अंदर लेते हुए फिर पछतावे के लिए बहुत देर हो जाएगी। भुवनेश ने गोली प्राप्त की और एक मुंह में निगल ली। उन्होंने बिना संदेह अपने बेटे पर भरोसा किया। गोली निगलने के बाद उन्होंने तुरंत सांस लेना शुरू किया, वरना अगर वे सांस रोकते रहे तो वे बहुत लंबे समय तक युद्ध जारी नहीं रख पाएंगे। काले कपड़ों वाले युवक ने एक उपहास भरी मुस्कान प्रकट की। वह वास्तव में आधा रसायनविद माना जाता था। हालांकि उसने अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग रसायन गोलियों के निर्माण पर नहीं किया था। इसके बजाय उसने विभिन्न प्रकार के विषों को मिलाया, विष का उपयोग करके मारने की विभिन्न विधियों का अनुसंधान किया। यह मूल विखंडन चूर्ण बाजार में उपलब्ध उन निम्न श्रेणी उत्पादों से अलग था। उसने इसमें बहुत से अन्य विष जोड़ दिए थे। इसमें न सिर्फ मूल शक्ति के संचलन को धीमा करने और शारीरिक शक्ति को विघटित करने के प्रभाव थे, इसमें किसी की आंतरिक इंद्रियों को क्षय करने का प्रभाव भी था, एक भयंकर विष रखते हुए। अगर यह जहरीला न होता तो वह छोटे विष स्वामी नाम के लिए कैसे योग्य होता, जब तक कि वह विषहर न हो जो उसने खुद बनाया हो। इसके लिए सचमुच कोई इलाज नहीं था। मयंक भी जल्दी नहीं कर रहे थे। आखिरकार भुवनेश अभी भी तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत की शिखर अवधि पर थे और जबरदस्त युद्ध शक्ति रखते थे। उनके साथ सिर पर लड़ना बहुत मूर्खतापूर्ण था। जब तक वे थोड़ी और देर इंतजार करें, भुवनेश बिना युद्ध के ही हार जाएंगे। जैसा कहावत है, कोने में फंसा कुत्ता दीवार फांद लेगा। उनका बिल्कुल कोई इरादा आदमी के साथ जीवन या मृत्यु संघर्ष में प्रवेश करने का नहीं था। इधर भुवनेश गहरी भौहें सिकोड़ रहे थे। अब क्या? मयंक इस विक्षिप्त तरीके से व्यवहार कर सकता था, लेकिन क्या आर्यवंश जोखिम उठा सकता था? पाषाण भेड़िया संप्रदाय के एक शिष्य को मारना, जो इसके अलावा शाही दूत की भूमिका में था। यह एक विशाल अपराध था जो आर्यवंश के पूर्ण विनाश का कारण बन सकता था। बहुत अधिक सोचने की कोई जरूरत नहीं। हम कटाई बोर्ड पर मछली नहीं है, वहां लेटे हुए दूसरों के हमें काटने का इंतजार करते हुए। अथर्व बहुत अधिक निर्णायक था, क्योंकि उसके पास भुवनेश जितने आरक्षण नहीं थे। अतिरिक्त रूप से वह यह भी जानता था कि वह कितने त्रुप के पत्ते उपयोग कर सकता है। गुरु अग्नि, गुरुवर शुक्ल, साथ ही आर्या के पीछे शाही नगर का चंद्रवंश। भुवनेश ने भी जल्दी अपना निर्णय ले लिया। उनके पास अनिर्णायक चरित्र नहीं था और उनका हत्या का भाव तुरंत सतह पर आ गया। इधर मयंक और विशांक दोनों ने एक बहुत अजीब भाव धारण किया, सोचते हुए कि क्यों भुवनेश और बाकी अभी तक विष के शिकार होने के लक्षण प्रकट नहीं कर रहे थे।
आखिरकार उन्हें अब तक प्रकट हो जाना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता था कि उन्होंने पहले जो गोली ली थी उसने सचमुच उनके विष को ठीक कर दिया हो? आह! इस क्षण करण ने पीड़ा में चीख मारी। अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनके चारों अंग ऐंठ रहे थे और उनका चेहरा मुड़ रहा था। वे स्पष्ट रूप से असहनीय पीड़ा में थे। अरुण भी उसी स्थिति में था। वह भी अनियंत्रित ऐंठनों में जमीन पर ढह गया। विषहर, करण करा है। यह मूल विखंडन चूर्ण न सिर्फ उनकी मूल शक्ति को विघटित कर रहा था, बल्कि उन्हें कमजोर भी कर रहा था। इसमें अत्यंत शक्तिशाली जहरीले प्रभाव भी थे, उनकी आंतरिक इंद्रियों को क्षय करते हुए और उन्हें असहनीय पीड़ा में कराहने पर मजबूर करते हुए। कौन जानता था कि वे ये शब्द अथर्व से कह रहे थे या मयंक से, या शायद वे दोनों से कह रहे हों। लेकिन अरुण अब एक शब्द भी नहीं कह सकता था और सिर्फ अपने गले से किके की ध्वनि ही पैदा कर सकता था। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से ढंका हुआ था। जो पीड़ा वह महसूस कर रहा था वह वर्णन से परे होनी चाहिए। मयंक और विशांक ने इन दो आदमियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे सिर्फ सदमे से अथर्व को घूरते रहे। स्पष्ट रूप से इस शैतान की गोली में सचमुच उनके विष को ठीक करने की क्षमता थी। लेकिन सवाल यह था, इस दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता था कि उसकी गोली इतने संयोग से मूल विखंडन चूर्ण का विषहर हो? या क्या इसका मतलब था कि इस शैतान की गोली में कई प्रकार के विषयों को ठीक करने की क्षमता थी? जैसा बोया वैसा काटा। अथर्व ने ठंडी हुंकार भरी, बिना जरा भी दया के उसने मयंक की ओर मुड़कर कहा, पिता, आप उस जो भी छोटे विष स्वामी से निपटें जबकि मैं इस आदमी को संभालूं। क्या तुम सुनिश्चित हो? भुवनेश थोड़े चिंतित थे। आखिरकार मयंक तत्व संग्रह स्तर की छठी परत पर था और इसीलिए उनके बेटे से बहुत मजबूत था, जिसने अभी अभी तत्व संग्रह स्तर में प्रवेश किया था। चिंता न करें पिता, अथर्व ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान धारण की। हम कानून प्रवर्तन दल कहां है? मयंक ने जोर से चिल्लाया। जैसे ही चीजें इस कदम तक पहुंच चुकी थीं, वह सिर्फ बल का उपयोग कर सकता था। श्वा 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 10 से अधिक लोग काले कपड़ों में मुख्य सभा कक्ष के बाहर से उड़कर आए। उनमें से हर एक शक्तिशाली हत्या का भाव छोड़ रहा था। इस शैतान और उस स्त्री के अलावा बाकी सबको फांसी दो, मयंक जोर से बोला। वह जानता था कि भुवनेश तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत पर थे और जबरदस्त युद्ध शक्ति रखते थे। हालांकि उसके पास संख्या का लाभ था, इसलिए अभी भी विजयी होने का मौका था। समझ गया। सभी काले कपड़ों वाले लोगों ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने अपने अपने हथियार निकाले और भुवनेश पर निशाना साधा। भुवनेश ने कोई भय महसूस नहीं किया। वह तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत पर थे, तो वे कुछ निम्न परत तत्व संग्रह स्तर के मार्शल कला योद्धाओं द्वारा कैसे अभिभूत हो सकते थे, जिनका एकमात्र लाभ संख्या में था। उन्होंने लंबी फुफकार छोड़ी और काले वर्दी वाले समूह की ओर दौड़ पड़े। मयंक ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय वह अथर्व के चारों ओर घूमने लगा और बोला, मुझे स्वीकार करना होगा कि तुमने मुझे आश्चर्यचकित किया कि वास्तव में छोटी विष स्वामी द्वारा विशेष रूप से बनाए गए विष को ठीक करने वाली गोली थी। मुझे लगता है कि तुमने कोई प्राचीन खजाना अपने हाथों में पा लिया है, जिसमें न सिर्फ मूल्यवान गोलियां थीं जो मार्शल कला योद्धा को उसकी साधना दर बहुत बढ़ाने में मदद कर सके, बल्कि उच्च स्तर की औषधीय गोलियां भी जो सभी विषयों को ठीक कर सकें। वरना तुम्हारा साधना स्तर इतनी तेजी से प्रगति नहीं करता। मूल विखंडन चूर्ण के प्रभाव के नीचे तुम पूरी तरह अछूते भी नहीं रह पाते। हालांकि यह सब अब मेरा है। उसने अथर्व पर लालच से भरी दृष्टि डाली, लेकिन अथर्व ने सिर्फ मुस्कान के साथ जवाब दिया और बोला, एकमात्र चीज जो तुम पा सकते हो वह है मृत्यु। तुझे धिक्कार। मयंक ने गाली दी और अथर्व पर खुद को फेंक दिया। वह भुवनेश को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए अथर्व को वश में करना चाहता था। अथर्व स्वाभाविक रूप से निर्भय था। एक टिंग के साथ उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली। फिर उसने म्यान को एक तरफ फेंक दिया और अपनी तलवार को काटने के लिए उठाया।
तलवार तेज प्रदर्शित करते हुए। क्या तलवार तेज? मयंक सदमे से हाँफ गया। वह तुरंत पीछे हट गया और अपनी भौं पर गहरी सिकुड़न को रोक न सका। उसने अथर्व की ओर देखा और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में तलवार तेज बनाने में सफल रहे होंगे। तुम शुरू में एक कचरा थे, फिर भी अब तुमने तलवार तेज भी बना ली है। मैं अब सचमुच और अधिक आशावान हूं। जो खजाना तुमने प्राप्त किया होगा वह निश्चित रूप से अतुलनीय मूल्य का होगा। अब मुझे अपनी कुछ असली क्षमताएं प्रदर्शित करने की जरूरत है। उसने अपनी कमर से एक मुड़ी हुई खंजर निकाली, कुछ बार लहराई और वास्तव में खंजर तेज की एक चमक भी प्रदर्शित की। उसने एक अहंकारी भाव प्रकट किया। तुम अकेले नहीं हो जो तेज बना सकते हो। जो तेज बना सकते थे उन्हें खुद पर गर्व करने का अधिकार था। अथर्व ने सिर हिलाया और अधीरता से बोला, तुम कितनी देर तक बकबक करते रहने का इरादा रखते हो? तुम इन शब्दों को कहने पर पछताओगे। मयंक खुद को ऊपर फेंका। उसके हाथ में मुड़ी हुई खंजर खींची हुई। क्षु क्षु खंजर तेज की एक चमक नाची। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक पल में 2 बार वार किया हो। तत्व संग्रह स्तर की छठी परत के मार्शल कला योद्धा के रूप में उसकी शक्ति के साथ उसके वारों के पीछे की शक्ति सचमुच भयंकर थी। आर्या अपने हाथों को मुट्ठियों में भींचे बिना न रह सकी, एक चिंतित भाव प्रकट करती हुई। वह जानती थी कि अथर्व बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मयंक हर्ष नहीं था। मयंक तत्व संग्रह स्तर की छठी परत पर था, जो अथर्व से पूरे 5 परत ऊपर था। उसकी राय में यह अंतर मार्शल कला तकनीकों या अनुभव से पूरा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अथर्व इतना आत्मविश्वासी लग रहा था कि वह उसे रोकने का साहस नहीं कर सकी। वह सिर्फ एक तरफ से चिंता कर सकती थी, उसके स्थान पर लड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती हुई। अथर्व ने हुंकार भरी। उसकी लंबी तलवार एक बार फिर काटी और तलवार तेज की 2 चमकें लुढ़क गईं। तलवार तेज की 2 चमकें। मयंक की आंखें इस पर उसकी खोपड़ी से बाहर निकलने वाली थीं। यह किस तरह का भयंकर समझस्तर था? लेकिन उसने तुरंत अपने हृदय में ठंडी हुंकार भरी। तो क्या हुआ अगर अथर्व तलवार तेज की 2 चमकें बना सके? वह तत्व संग्रह स्तर की छठी परत का मार्शल कला योद्धा था और भारी शक्ति लाभ रखता था। यह निश्चित रूप से तलवार तेज की एक अतिरिक्त चमक से पार नहीं किया जा सकता था। उसने जो खंजर उठाई थी उसकी स्थिति नहीं बदली और निर्दयता से अथर्व पर वार किया। टिंग! खंजर और तलवार टकराईं। अचानक दोनों ब्लेडों के बीच घर्षण के कारण अग्निमय चिंगारियां पैदा हुईं। तलवार तेज और खंजर तेज भी टकराईं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को रद्द कर दिया। हालांकि अभी भी तलवार तेज की एक अतिरिक्त चमक थी जो मयंक की ओर अपने मार्ग पर जारी रही। पू पू! मयंक की छाती पर अचानक खून खिल गया। वह लड़खड़ाकर पीछे हटा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ। तुमने अभी तत्व संग्रह स्तर में प्रवेश किया है, लेकिन कैसे संभव है कि तुम्हारे पास इतनी जबरदस्त शक्ति हो? वह सदमे से हाँफ गया। जब उनके वार टकराए, वह अनुमान लगाने में सफल रहा कि उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति लगभग तत्व संग्रह स्तर की 5वीं परत वाले किसी की थी। शरीर शोधन स्तर की दूसरी परत से तत्व संग्रह स्तर की 5वीं परत तक सिर्फ 2 महीने के कम समय में, यह ऐसी बात थी जिसे मयंक जरा भी स्वीकार नहीं कर सकता था। क्योंकि मैं एक प्रतिभाशाली हूं। अथर्व ने अपनी तलवार लहराई, अपना हमला जारी रखते हुए। मयंक ने दांत पीसे। प्रतिभाशाली शब्द ऐसी चीज थी जिसका वह अक्सर उपयोग करता था, और अब वह किसी और द्वारा छीन लिया गया था। वह स्वाभाविक रूप से इससे बहुत नाराज था। फिर भी उसका प्रतिद्वंद्वी मात्र 16 वर्ष की आयु में पहले ही तत्व संग्रह स्तर में भेद पार करने में सफल रहा था, और यहां तक कि तलवार तेज की 2 चमकें बनाने में भी सफल रहा। अथर्व सचमुच प्रतिभाशाली नाम का अधिकारी था। धिक्कार! वह जरा भी विश्वास नहीं करता था कि एक कचरे को अचानक ज्ञानोदय प्राप्त हो गया हो। जरूर होना चाहिए कि अथर्व ने वह रहस्यमय खजाना प्राप्त किया हो जिसने एक मूर्ख को प्रतिभाशाली बना दिया। इससे खुद के लिए इसे प्राप्त करने की उसकी इच्छा और भी ऊंची उड़ान भर गई। ये मेरा है, मेरा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। ईर्ष्या उसे पागल बना रही थी। क्षु!
वह अपनी मुड़ी हुई खंजर से काटते हुए झपटा और रक्तलाल की एक चमकदार चमक झिलमिलाई। रक्तवर्णी घातक प्रहार! वह जोर से चिल्लाया। यह उसकी परम तकनीक थी और पाषाण भेड़िया संप्रदाय की उन गुप्त तकनीकों में से एक भी थी जो कभी दूसरों को नहीं सिखाई जा सकती थी। यह पीत श्रेणी उच्च स्तर तकनीक थी। अगर वह 7वें बुजुर्ग का पसंदीदा शिष्य न होता तो उसे कभी तत्व संग्रह स्तर पर रहते हुए यह खंजर तकनीक नहीं सिखाई जाती, क्योंकि यह एक गुप्त तकनीक थी जिसका उपयोग सिर्फ बुजुर्ग ही कर सकते थे। पाषाण भेड़िया संप्रदाय में पीत श्रेणी उच्च स्तर मार्शल कला तकनीकें उनकी सबसे अच्छी गुप्त तकनीकें थीं और अफवाहों के अनुसार सिर्फ संप्रदाय स्वामी के पास उनकी एकमात्र कृष्ण श्रेणी मार्शल कला तकनीक साधना करने का अधिकार था। पाषाण भेड़िया पंजे निम्न स्तर कृष्ण श्रेणी मार्शल कला तकनीक। ये पाषाण भेड़िया संप्रदाय के नाम की उत्पत्ति भी थी। खंजर की रोशनी काटने वाली ठंडी थी और खंजर तेज की चमक, साथ ही असली खंजर लाल हो गई थी और 2 अलग दिशाओं से अथर्व पर वार कर रही थी। अथर्व ने अपनी तलवार निकाली और विद्युत आघात तलवार कला का उपयोग किया। तलवार तेज की 2 चमकें एक साथ नाचीं और जरा भी कम भव्य नहीं थीं। एक तुच्छ मयंक के खिलाफ उसे अभी भी अपना पूरा प्रयास लगाने और तलवार तेज की सभी 4 चमकों का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। टिन 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 खंजर और तलवार बार बार टकराईं। तलवार तेज की अतिरिक्त चमक के साथ अथर्व के पास शक्ति लाभ बहुत स्पष्ट था। हर बार जब वे वार बदले, मयंक निश्चित रूप से तलवार तेज की एक चमक से मारा जाता, जिससे उसके शरीर पर लगातार घाव दिखाई देते। मयंक स्तब्ध और चिंतित दोनों था। अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो अथर्व उसे धीरे धीरे घिस डालेगा। विशांक, मेरी मदद कर! वह जोर से चिल्लाया। मयंक, तुमने मुझसे विष रखने में मदद मांगी थी और मैंने पहले ही ऐसा कर दिया है। इस शैतान से निपटने में तुम्हारी मदद करना हमारे समझौते का हिस्सा नहीं लगता। विशांक धीरे धीरे बोला, मानो उसने न देखा हो कि मयंक कष्ट सह रहा था। मयंक जानता था कि विशांक भी एक लालची व्यक्ति था। वह अब उन लाभों में रुचि नहीं रखता था जो उसने पहले उसे वादा किए थे। हालांकि वह अनिच्छुक था। वह सिर्फ इतना कह सकता था, इस शैतान ने जरूर कोई प्राचीन गुप्त खजाना खोज लिया होगा कि वह शरीर शोधन स्तर की दूसरी परत से तत्व संग्रह स्तर तक सिर्फ 2 महीने के कम समय में प्रगति कर सका। उसने यहां तक कि तलवार तेज की 2 चमकें भी बना ली हैं। सोचो, यह खजाना कितना मूल्यवान होगा। आइए हम इस शैतान को यह खजाना प्रकट करने के लिए मजबूर करने के लिए बल जोड़ें और हम दोनों के बीच सामग्री समान रूप से बांट लेंगे। हमारे भविष्य की संभावनाएं माप से परे होंगी। विशांक को सिर्फ इतना पता था कि अथर्व एक असाधारण युवक था, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह आदमी अतीत में इतना कमजोर रहा था। उसके अतीत और वर्तमान के बीच इतने विशाल अंतर के साथ इसे सिर्फ इस तथ्य से समझाया जा सकता था कि उसने कोई प्राचीन खजाना प्राप्त कर लिया था। यहां तक कि एक कचरा भी इतना पूर्ण परिवर्तन प्राप्त कर सकता था, तो क्या होगा अगर वही वह हो जिसने इस तरह का खजाना प्राप्त किया हो। उसकी सांस कठोर हो गई और उसकी आंखों में हत्या का भाव प्रकट हो गया। उसका हत्या का भाव मयंक की ओर भी निर्देशित था। जैसे ही वह अथर्व से वह खजाना प्राप्त करने में सफल हो जाए, वह निश्चित रूप से चीजों को शांत रखने के लिए मयंक को मार डालेगा। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने अपने पीठ पर ले जा रहा बंडल हटाया। उसके अंदर से उसने 2 खंजर निकाले। खंजरों की तेज ब्लेडों से हरी रोशनी झिलमिला रही थी। वे शक्तिशाली विष में डुबोए गए थे। आर्या, इससे छुटकारा पाओ, अथर्व ने बेपरवाही से कहा। समझ गई, आर्या ने उत्तर दिया। क्षु, उसकी आकृति आगे उड़ी, जिससे वह उतरती देवी जैसी लग रही थी, बहुत तेज। एक पल में वह पहले ही विशांक के पीछे प्रकट हो गई थी। उसके दाहिने हाथ ने उसका हाथ ऊपर को मजबूर किया और विशांक अपने हाथ में पकड़ी खंजर को लहराने को नियंत्रित न कर सका, जो उसकी गर्दन के खिलाफ खिंच गई। खून छलक पड़ा और विशांक लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसने एक हाथ से अपनी गर्दन के घाव पर दबाव डाला
जबकि दूसरा हाथ आस्तीन में विषहर की खोज में पागलों की तरह घूम रहा था। लेकिन उसका चेहरा तेजी से काला पड़ गया और जब उसने आखिरकार अपनी आस्तीन से एक जेड की बोतल निकाली, उसकी आंखें पहले ही जीवन के सभी संकेत खो चुकी थीं। धक, वह सिर उठाए हुए ढह गया। अपने अंतिम क्षण तक वह अभी भी विश्वास नहीं कर पाया कि वह वास्तव में यहां मरेगा, और इसके अलावा कि इतनी दिव्य रूप से सुंदर, बर्फ जितनी ठंडी युवती वास्तव में इतनी महान शक्ति रखती होगी कि मृत्यु से पहले वह एक भी तकनीक प्रदर्शित न कर पाया हो। मयंक भी अत्यंत स्तब्ध था। उसने भी कल्पना नहीं की थी कि आर्या इतनी शक्तिशाली होगी, और यहां तक कि विशांक तत्व संग्रह स्तर की चौथी परत के मार्शल कला योद्धा को एक चाल में तुरंत मार डालने में सक्षम होगी। इतना प्रतिभाशाली वह अथर्व के पक्ष में रहने के लिए खुद को क्यों नीचा करने को तैयार थी? तुम अभी भी ऐसे समय में विचलित होने की हिम्मत करते हो? क्या तुम शिकायत कर रहे हो कि मृत्यु पर्याप्त तेजी से नहीं आ रही? अथर्व ठंडी मुस्कान मुस्कुराया और अपनी तलवार को हत्या की चाल में लहराया। मयंक ने घबराहट में रोकने के लिए अपनी खंजर उठाई, फिर भी इस चाल की आघात तरंग से लगभग 7 या 8 कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। उसके शरीर पर एक और घाव दिखाई दिया। मुझे तुम्हें विदा करने दो। अथर्व ने एक बार फिर अपनी तलवार लहराई, जैसे दिन में छेद करता इंद्रधनुष एक चकाचौंध भरी छवि प्रस्तुत करते हुए। यह विद्युत आघात तलवार कला की सबसे शक्तिशाली चाल थी, जिसका नाम चमक प्रहार था। मयंक ने दांत पीसे और रोकने के लिए अपनी खंजर उठाई, लेकिन खंजर चूक गई और एक पू के साथ उसने सिर्फ अपनी छाती में तेज दर्द महसूस किया। उसका हृदय लंबी तलवार द्वारा छेदा गया था, और इस हमले से उत्पन्न भयंकर आघात तरंग ने तुरंत उसका हृदय विस्फोटित कर दिया। तत्व संग्रह स्तर के मार्शल कला योद्धाओं में मजबूत जीवन शक्ति होती है। भले ही उसका हृदय विस्फोटित हो गया था, वह अब भी पूरी तरह मरा नहीं था। वह अथर्व को घूरता रहा और उसका मुंह कुछ बार खुला और बंद हुआ, मानो कुछ कहना चाहता हो। फिर भी वह बिल्कुल कोई आवाज पैदा न कर पाया। इतने लंबे युद्ध के बाद कैसे संभव है कि मैंने तुम्हारी चालें न देख ली हों? अथर्व जानता था कि मयंक क्या पूछना चाहता था, और शांत स्वर में जवाब दिया, तू एक धिक्कार राक्षस है। हमने सिर्फ थोड़ी देर युद्ध किया है और तूने वास्तव में मेरी चालें देख ली हैं? मयंक अपने हृदय में गालियां बक रहा था, और आखिरकार उसने अपनी अंतिम सांस छोड़ी, मृत्यु में अनिच्छा से आंखें बंद करते हुए। अथर्व ने अपनी तलवार वापस खींची और दृश्य पर एक नजर डाली। भुवनेश ने अधिकांश कानून प्रवर्तकों से निपट लिया था, और अगर उनमें से कोई इतना भाग्यशाली था कि उनसे बच निकले, तो आर्या तुरंत इन बचे हुए लोगों से निपट लेती। इधर कर्ण और उनका पौत्र अरुण भी विष के शक्तिशाली प्रभावों के नीचे मर चुके थे। उनकी आंखें एक घूर में स्थिर थीं, शक्तिशाली क्रोध से भरी हुईं। हालांकि कौन जानता था कि वे सबसे अधिक किससे नफरत करते थे, मयंक और विशांक या भुवनेश और उनका बेटा। ये दो गद्दार, इन्हें हल्के से छूट गई। अथर्व ने हुंकार भरी। उसका शुरू में इरादा इन दोनों को खुद मारने का था। ठीक है, वे आखिरकार आर्यवंश के वंश सदस्य हैं। बाहरी लोगों के हाथों मरना अच्छा है। भुवनेश ने सिर्फ आह भरी। वे आखिरकार मुखिया थे, और इसलिए उन्हें कई और बातों पर विचार करने की जरूरत थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से शवों से खुद निपटने की जरूरत नहीं थी। हालांकि किसी को मारना आसान था, लेकिन बाद के परिणामों से निपटना। भुवनेश को इस पर थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। हनेर, तुम्हें और आर्या को तुरंत छोड़ना होगा। जितना दूर जा सको उतना दूर। भुवनेश ने निर्णय लिया। वे पीछे रहकर आर्यवंश के साथ मर सकते थे, लेकिन उनका बेटा वंश की आशा था। कम से कम उन्हें सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि अथर्व सुरक्षित रहे। अथर्व मुस्कुराया और बोला, पिता, मैंने यह कार्य आवेग से नहीं किया था। हम इस मुद्दे से निपटने के लिए गुरु अग्नि को दे सकते हैं। इतने लोग मर गए हैं और 7वें बुजुर्ग का एक शिष्य भी है। क्या वे सचमुच मुद्दा सुलझा सकते हैं? भुवनेश ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अपनी खुद की जान की खातिर वे निश्चित रूप से अपना सब कुछ करेंगे। अथर्व हंसा। इसके अलावा आर्याशाही नगर के 8 महान वंशों में से एक चंद्रवंश की राजकुमारी है।
अगर सबसे बुरी स्थिति आए तो हम उसकी पहचान प्रकट कर सकते हैं। फिर भी भुवनेश ने अभी भी सिर हिलाया। वे स्वाभाविक रूप से अपने बेटे को पूरी दुनिया का सबसे अच्छा युवक मानते थे, लेकिन क्या चंद्रवंश भी वैसा ही सोचेगा? जब उन्होंने याद किया कि उनकी खुद की पत्नी भी शीत चंद्र संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग की परपौत्री थीं, फिर भी अंत में उनका निष्कर्ष दुखद था। पहले से ही एक पिछला उदाहरण था। फिर भी वे सचमुच सच्चे पिता पुत्र हैं। यहां तक कि जिन स्त्रियों को वे जान पाए, वे भी इतनी ऊंची महान स्थिति की थीं। वे थोड़ी चिंता महसूस के बिना न रह सके। एक पिता के रूप में वे जरा भी आशा नहीं करते थे कि अथर्व उनके पदचिह्नों का अनुसरण करे। सही है ना आर्या? अथर्व कभी पिता नहीं रहा था, इसलिए वह भुवनेश के वर्तमान विचारों को समझने में सक्षम नहीं होगा। उसने देखा कि भुवनेश अभी भी बहुत चिंतित लग रहे थे और गलत समझा कि उनके पिता अभी भी पाषाण भेड़िया संप्रदाय के मुद्दे के बारे में चिंतित थे। इसलिए उसने आश्वासन के लिए आर्या से पूछा। हां, आर्या ने सिर हिलाया, उसका भाव अत्यंत गंभीर। जब भुवनेश ने यह देखा, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पहले अनुभव किया था, वे कैसे न बता पाए कि आर्या अपने बेटे के प्रति भावनाएं विकसित कर चुकी थी। आशा है कि यह एक और तारों से पार किए प्रेमियों की जोड़ी नहीं होगी। नहीं, यह निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण रोमांस नहीं होगा। उनका बेटा उनसे 100,000 गुना बेहतर था और भविष्य में वह निश्चित रूप से वर्षा देश की मार्शल कला की सीमाओं को पार करने में सक्षम होगा। तो 8 महान वंशों में से एक की बेटी से शादी करने में क्या अनुचित होगा? अथर्व ने तुरंत एक पत्र लिखा और एक संदेशवाहक को पूर्ण गति से पाषाण भेड़िया संप्रदाय भेजा, गुरु अग्नि को संबोधित। अगर गुरु अग्नि इस मामले से निपटने में असमर्थ रहे तो वास्तव में उसके पास एक वैकल्पिक समाधान था, और वह था गुरुवर शुक्ल। गुरुवर शुक्ल निम्न स्तर कृष्ण श्रेणी रसायनविद थे। हालांकि उनकी उनके बारे में बहुत ऊंची राय नहीं थी, लेकिन वर्षा देश के अंदर गुरुवर शुक्ल काफी ऊंची स्थिति रखते थे। कम से कम वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ पाषाण भेड़िया संप्रदाय निश्चित रूप से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। आर्या उसकी छोटी अनुयायी थी। उसकी पृष्ठभूमि का उपयोग करने के लिए मजबूर होना बहुत शर्मनाक होगा। गुरु अग्नि को पत्र तीसरे दिन प्राप्त हुआ। जब उन्होंने पत्र की सामग्री पढ़ ली, वे लगभग हृदयघात के बिंदु तक स्तब्ध रह गए, सोचते हुए कि यह युवा स्वामी इतना परेशानी पैदा करने वाला कैसे हो सकता था। उसने अभी अभी एक विक्रम को मारा था और अब उसने मयंक और पूरे कानून प्रवर्तन दल को भी मार डाला है। विक्रम ठीक था, वह गुरु अग्नि का शिष्य था, और अगर वह मर गया तो क्या? ठीक है, जब तक गुरु अग्नि मामलों का पीछा करने का इरादा न रखें। लेकिन मयंक पुराने 7वें का शिष्य था और उनमें से सबसे उत्कृष्ट भी था। वे इस गड्ढे को कैसे दफना सकते थे? लेकिन उनके पास इसे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनकी जान अथर्व से बंधी हुई थी। अथर्व नहीं जानता था कि गुरु अग्नि ने मुद्दे से कैसे निपटा। वह सिर्फ इतना जानता था कि 2 दिन बाद वाले ने उसके संदेश का जवाब दिया और कहा कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। चूंकि यह मामला पहले ही हल हो चुका था, अथर्व ने सप्त पवन पर्वत में प्रवेश करने का निर्णय लिया। वर्ष के अंत तक अभी भी 1 महीना था और उसे कम से कम तत्व संग्रह स्तर की 4थी परत हासिल करने की जरूरत थी, ताकि महाक्षेत्र प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका हो। सप्त पवन पर्वत एक बहुत विस्तृत क्षेत्र को घेरते थे। पूर्व से पश्चिम वे लगभग 1000 मील तक फैले हुए थे, जबकि दक्षिण से उत्तर वे लगभग 400 मील को कवर करते थे। यह वर्षा देश के उत्तरी क्षेत्र में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला थी।